नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन हमने लिया है वो बीए के लिए स्पेशली लिया है। जो बीए में आपको 7 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट जो चुनने होते हैं, ठीक है। 7 सब्जेक्ट में से जो आपको 3 सब्जेक्ट चुनने होते हैं, जिसमें आपको 75 क्वेश्चन दिए होते हैं। 75 क्वेश्चन का जो है टोटल जो मार्क्स होता है वो 150 होता है, ठीक है। इससे पहले हमने डिस्कशन किया था। डिस्कशन हमने क्या किया था कि 2017 का प्रश्न पत्र था, उसमें हमने देखा था कि हिंदी और इंग्लिश में आपको एक भाषा चुननी होती है प्रथम खंड में, ठीक है। जो टोटल खंड होते हैं वो 4 खंड होते हैं। कितने? 4 खंड होते हैं। उसमें से पहले खंड में आपको भाषा साहित्य से चुनना होगा कि आपको 25 नंबर किस में से चुनने हैं। 25 क्वेश्चन जो है वो हिंदी से एक स्ट्रीम से है या फिर इंग्लिश स्ट्रीम से है, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन चुनने होते थे, जिसमें से आपको 50 मार्क्स दिए जाते हैं, क्योंकि आपको प्रत्येक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स दिए जाते हैं। दूसरा जो हमने देखा था भागखंड ख में, उसमें हमने सामान्य जागरूकता का प्रश्न देखा था, जिसमें करंट अफेयर्स और जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो पूछा जाता है। इसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तीसरा खंड हमने देखा था जिसमें सामान्य मानसिक योग्यता, जिसको हम कहते हैं रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग देखिए, सामान्य जागरूकता में जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स, ये तीनों इंक्लूड होते हैं, जबकि रीजनिंग में रीजनिंग वाली चीज़ें होती है। तो ये 75 नंबर जो है, 75 क्वेश्चन जो है आपको ये 3 पार्ट में होंगे। बाकी जो चौथा पार्ट है, चौथे पार्ट में आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्शनल सब्जेक्ट दिए जाते हैं, जिसमें से 7 सब्जेक्ट होते हैं। 7 सब्जेक्ट में से आपको 3 सब्जेक्ट चुनने होते हैं, जिसमें टोटल क्वेश्चन जो होते हैं हर एक सेक्शन से, हर एक सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन आपको देने होंगे, ठीक है। समझ रहे हैं आप ये? तो 25 क्वेश्चन मतलब कि अगर ईच सब्जेक्ट से आपको 25 क्वेश्चन से अटेम्प्ट करने हैं, तो 3 सब्जेक्ट से यानी 75 आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और 75 मतलब कि दोनों यहाँ पे कर देंगे तो 150 मार्क्स का होता है। तो उसमें हमने देखा भी था कि कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। तो इसमें हमने देखा था सिविक्स होता है, यानी नागरिक शास्त्र होता है। क्या होता है? सिविक्स होता है। और कौन कौन सा होता है? दूसरा होता है अर्थशास्त्र, यानी इकोनॉमी होता है। तीसरा हमने देखा था ज्योग्राफी, ठीक है, यानी भूगोल देखा था। चौथा जो हमने देखा था हिस्ट्री सब्जेक्ट था। और 5वां जो हमने देखा था तर्कशास्त्र, यानी रीजनिंग। चौथा और छठा संस्कृत और उर्दू। तो यहाँ पे हमने स्किप किसको किया था? संस्कृत और उर्दू, क्योंकि इसके विद्यार्थी बहुत कम मिलते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट इसको बहुत कम लोग लेते हैं। हालांकि अगर आप लोगों की डिमांड आती है तो आपके डिमांड के हिसाब से यहाँ पे वीडियो आप लोगों के लिए अलग से बना दीजिएगा उसका सेशन। लेकिन अभी के लिए हम इन 2 सब्जेक्ट को, यानी संस्कृत और उर्दू को यहाँ पे स्किप करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस सब्जेक्ट से कोई लगाव नहीं है, वो चीज़ अलग है। अगर आप लोग डिमांड करते हो तो डेफिनेटली आपके डिमांड पे जो है वो संस्कृत और उर्दू का भी ऑप्शन सब्जेक्ट बनाया जाएगा। लेकिन हम बेसिकली जो फोकस करने वाले हैं वो सिविक्स पे करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग जो सिविक्स लेते हैं, नागरिक शास्त्र, इतिहास, ठीक है। और तीसरा अगर हम देखेंगे ज्योग्राफी, तो देखिए इकोनॉमी थोड़ा लोग कम ही लेते हैं, लेकिन इकोनॉमी को भी यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो यानी 2 सब्जेक्ट को छोड़कर हम यहाँ पे 5 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। 5 सब्जेक्ट में जो आपकी अब कॉम्बिनेशन हो, उसको वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है, इसको क्वेश्चन को। तो एक बार देख लेते हैं। हालांकि आपको देखना तो मैं सजेशन करूंगा कि 5 चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसमें से जीके के कुछ क्वेश्चन जो हो आपको वो सामान्य जागरूकता में पूछ लिए जाए, तो आपको देखना तो सभी चाहिए। देखिए, और आखिरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मैंने टिक लगाया है, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत हो, लेकिन थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत जो हमने लिया था तो उस समय मैं भी एग्जाम तैयारी कर रहा था, तो मैंने वहाँ पे टिक लगा दिया था, या फिर इससे पहले भी कई वीडियो पढ़े हैं तो उसमें मैंने टिक लगा दिया था। इस वजह से थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे इसमें दिया गया है कि नागरिक शास्त्र का हम देखेंगे भाग, जो अंतिम खंड है, उसमें से 5 सब्जेक्ट को हम यहाँ पे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, क्योंकि हमने उससे पहले हमने जो वीडियो डाला था उसमें हमने सामान्य जागरूकता, हिंदी और मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग का हमने सवाल 75 क्वेश्चन उसको सॉल्व कर लिए थे। अब यहाँ पे हम 75 क्वेश्चन अगेन सॉल्व करेंगे। भारतीय संविधान यानी नागरिक शास्त्र से हम देखेंगे सिविक्स से 25 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप सभी को पता होगा कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डेफिनेटली ये कई बार पूछा गया है। मैं आपका जब 2019-2018 का पेपर सॉल्व कराऊंगा तो उसमें आप लोग डेफिनेटली उसको देख सकते हैं साफ साफ। अगला हमारा है कि भारत का संविधान जो संविधान था वो लागू कब हुआ? देखिए, बनकर तैयार कब हुआ और लागू कब हुआ, वो ये 2 चीजें हैं। तो बनकर तैयार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। जबकि अगर बात की जाए संविधान, भारत का जो संविधान है लागू कब किया गया था? तो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950। अब देखिए 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 से ही हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। उसकी एक अलग हिस्ट्री है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे।
तो अगला हमारा जो क्वेश्चन, अगला हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए जो पैटर्न है यही पैटर्न फॉलो होगा। देखिए अब मैं 17 कराऊंगा, फिर 18, फिर 19, फिर उससे पहले का जो 15, क्योंकि मैं 2011 से लेकर 2019 तक पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ। और इसके बाद हम मॉडर्न पेपर कुछ बनाएंगे, उसी की बेसिस पे जो मॉडर्न पेपर है वो हमारी तरफ से तैयार किया जाएगा। तो मॉडर्न पेपर को भी यहाँ हम डिस्कशन करेंगे इंक्लूड करके। तो देखिए जो बलसामा संविधान संशोधन हुआ था वो 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। जबकि जो बलसामा संविधान संशोधन था, देखिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी क्या होता है, छोटे संविधान के रूप में किसको जाना जाता है? बलसामे संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, बलसामे संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या छोटा संविधान के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा संशोधन हुए थे, इतना संशोधन हुए उसको अलग अलग कर दिया जाए तो छोटे संविधान के बराबर हो जाएगा। तो वही चीजें बताई गई है कि 1976 का जो बलसामा संविधान संशोधन था उसमें जो है मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, पहली बात, और दूसरा किसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। वहीं चौबलसामा संविधान के संशोधन की बात किया जाए तो चौबलसामा संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। ये चीजें आपको कंफर्म हो गई होगी आई थिंक। अगला हमारा है कि जो है देखिए कि वह सरकार सर्वोत्तम है जो कम से कम शासन करती है, यह किसका कथन है? तो देखिए फ्रीमैन का कथन है कि वह सरकार सर्वोत्तम है जो कम से कम शासन करती है। ठीक है, आपको रट लेना है। हो सकता है देखिए इस बार कई बार क्वेटे एक दो दे देते हैं तो आपको इस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। जो लेकिन जैसे इस प्रकार के हो गए बलसामा संविधान संशोधन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, प्रारूप समिति के वाला हो गया, या फिर भारत का संविधान कब लागू किया गया था, इसको आपको एकदम रट लेना है। सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? ठीक है, भारत का संविधान बनकर लागू कब हुआ, तैयार कब हुआ। तो ये जो छोटी छोटी जो फैक्टर है उसको आपको रट लेना है। अगर ये छोटी छोटी चीजें आप पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली मैं आपकी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मेन कैंपस में आपको एडमिशन लेने से कोई नहीं रोक सकता, अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट की जो चीजें आपको पता है तो। अगला हमारा है कि देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का एक प्रकार नहीं है? देखिए हमारा संविधान जो है लचीला, देखिए संविधान का प्रकार यहाँ पे पूछा गया है। तो संविधान का प्रकार जो होता है लचीला और कठोर होता है। ठीक है, कठोर मतलब कि जिस संविधान में बड़ी आसानी के साथ में संशोधन हो सके उसे लचीला संविधान कहते हैं, और जिस संविधान में संशोधन ना किया जा सके आसानी के साथ में उसे कठोर संविधान कहते हैं। कठोर संविधान का अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो वो कौन सा है? वो है अमेरिका का संविधान। वहीं लचीले संविधान की बात किया जाए, ठीक है, तो लचीला संविधान का जो उदाहरण अगर देखा जाए तो ब्रिटेन का संविधान है। और भारत का जो संविधान है वो कठोर एवं लचीले संविधान का मिला जुला रूप है। तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ कंफर्म हो गई होंगी। अलिखित संविधान होता है, एक लिखित संविधान होता है। ठीक है, जब लिखित दस्तावेज संविधान का होता है तो हम क्या कहते हैं? उसको हम लिखित संविधान कहते हैं। समझ रहे हैं आप? ठीक है, जब कोई संविधान लिखा गया हो तो उसे हम लिखित संविधान कहेंगे, और जब कोई चीज अलिखित हो यानी उसको रूल्स बने, जैसे ब्रिटेन का संविधान हो गया, ठीक है, अलिखित संविधान है लेकिन रूल्स रेगुलेशंस वहां पे हैं। ठीक है, ये कहने वाली बात है लेकिन वहां पे रूल रेगुलेशंस वहां पे बने, आपको पता होगा। देखिए प्राचीन संविधान ये इसका जो है तथ्य अलग होता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। 6वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रजातंत्र समानता का एक भयानक प्रपंच है, यह कथन किसका है? प्रजातंत्र समानता का एक भयानक प्रपंच है, यह बर्क ने कहा था कि प्रजातंत्र जो होती है वो समानता का एक भयानक प्रपंच है। अगला हमारा है कि अध्यक्षात्मक शासन का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? देखिए एक होता है संसदात्मक शासन प्रणाली, ठीक है, और एक क्या होता है? एक होता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जहां पर कार्यपालिका का निर्माण जो है, देखिए आपको अगर पूछा जाएगा तो जब बीए में आप पढ़ेंगे तो उसमें आप डिफरेंसेस बताया जाएगा, जहाँ की कार्यपालिका का निर्माण किसके द्वारा होता है? संसद के द्वारा होता है। तो वहाँ पर क्या होता है? संसदात्मक शासन प्रणाली होती है। उसको हम बेसिक वहाँ पे जब बीए में आप जाएंगे तो वहाँ पे संक्षेप से पढ़ाएंगे, विस्तार पूर्वक पढ़ाएंगे, तो उसको हम यहाँ पे फोकस नहीं करते हैं। अगर बात किया जाए भारत का शासन प्रणाली किस प्रकार की है, तो संसदात्मक शासन प्रणाली है, जबकि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो अध्यक्षात्मक शासन का सर्वोत्तम उदाहरण है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गई होगी, ये चीज आपको रट लेनी है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सरकार का अंग नहीं है? आपको पता होगा कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, ये तीनों जो है वो सरकार का अंग है, जबकि लोकमत सरकार का अंग नहीं है। तो ऑप्शन जो डी होगा हमारा सही हो जाएगा। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो कार्यपालिका वह धुरी है जिसके चारों ओर देश का संपूर्ण शासन चक्र घूमता है, यह कथन किसका है? तो फाइनर ने क्या कहा था कि कार्यपालिका वह धुरी है जिसके चारों ओर देश का संपूर्ण शासन चक्र घूमता है, यह कथन किसका था? फाइनर का। अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो 10वां नंबर क्वेश्चन है कि मनोनीत कार्यपालिका
किस देश में देखने को मिलती है? देखिए ऑस्ट्रेलिया के, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन जो है थोड़ा जो लेवल होता है वो टफ होता है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी आपको नहीं जाना है, जो चीज़ आपको समझ में आ रही है, जो चीज़ एक्स्ट्रा इसमें ऐड की गई है, जो रिपीट क्वेश्चन है उनको बेसिकली आपको ध्यान से देख के ही जाना है। तो मनोनीत कार्यपालिका जो है वो किस देश में देखने को मिलती है? यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है। अगला हमारा है कि दल विहीन लोकतंत्र के विचार का प्रतिपादन किस विद्वान के द्वारा किया गया था? तो दल विहीन लोकतंत्र, ठीक है, जिसका कोई दल ना हो, ठीक है, जैसे बीजेपी हो गई, बसपा हो गई, ठीक है, तो ये सब क्या है? दलीय है, दलीय पार्टियां। तो इन्होंने क्या कहा कि दल विहीन लोकतंत्र, जो दल से अलग हो, जो दल से परे हो, लोकतंत्र के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 12 नंबर की सीमित मताधिकार का समर्थन किस विद्वान ने किया था? तो सीमित मताधिकार का जो समर्थन किया था वो जेएस मिल ने किया था। बीए फर्स्ट ईयर में आप इनको पढ़ेंगे, ठीक है। अगला हमारा 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में नेताओं में से कौन सा गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो देखिए नेहरू, नासिर और टीटो, ये तीनों जो है वो गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित है। अब देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या होता है, इसको भी आप बीए में पढ़ेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें डेप्थ में नहीं जाना, थोड़ा सा रट लेना है, कुछ चीज़ें आपको कुछ चीज़ें समझ लेनी है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन को देख लेते हैं वो चीज़ें आपके दिमाग में फीड होती चली जाएंगी। इसके बाद अब बीए तो कर ही रहे हैं, आराम से पढ़िएगा, ठीक है। देखिए जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता नहीं थे वो स्टालिन गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता नहीं थे, जबकि नासिर, नेहरू और टीटो। देखिए इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन से गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता थे या संबंधित है, ठीक है, तो उसमें बता देगा कि नेहरू, अगले 3 ऑप्शन में दे देंगे। तो नेहरू, नासिर, टीटो ये तीनों गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित है, जबकि स्टालिन गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं है। अगला हमारा है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आपको पता होगा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री होते हैं, जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, आपको बताना है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, इसको आपको एक बार देख लेना है। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? वो प्रधानमंत्री है। वर्तमान समय में पूछा जाए तो नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ये सवाल कई बार पूछे जाते हैं। देखिए 2018 के प्रश्न पत्र में भी आया ये सवाल। तो 12 सदस्य जो कला, विज्ञान, ठीक है, साहित्य क्षेत्र में जो निपुण होते हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। मृत्युदंड के संबंध में क्षमादान की शक्ति किसको प्राप्त है? तो मृत्युदंड के संबंध में क्षमादान की जो शक्ति प्रदान है वो किसको प्रदान है? वो राष्ट्रपति को प्रदान है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेता है। राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी होनी चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री से नहीं पूछा है लेकिन राष्ट्रपति से पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो 25 वर्ष होनी चाहिए। वहीं अगर राज्यसभा की बात करता है तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जो है वो 30 वर्ष आयु होनी चाहिए न्यूनतम, जबकि राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। वहीं अगर बात किया जाए भारत का प्रधानमंत्री, मान लीजिए भारत का प्रधानमंत्री आपको बनना है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। तो ये 4 चीजें हमने डिस्कशन कर ली एक क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। राज्यपाल को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो राज्यपाल को उसके पद से राष्ट्रपति हटा सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हटा सकता कि गया इसके बाद वो हटाना चाहे। देखिए यहाँ पे कुछ प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस के हिसाब से अगर वो सही पाया जाता है, गलत ठहराया जाता है, तभी वो हटाया जाएगा, ठीक है। उसमें काफ़ी ज़्यादा आगे हम पढ़ेंगे किस प्रकार से हटाया जाता है वो, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इस बात को ध्यान देते हैं कि राज्यपाल को उसके पद से कौन हटाता है? तो राष्ट्रपति हटाता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2018-2019 बार बार रिपीट क्वेश्चन है। देखिए बात किया गया कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसकी घोषणा कौन करता है? तो इसकी घोषणा कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष या फिर लोकसभा अध्यक्ष, अगर लोकसभा में है, ठीक है। अगर राज्य में है तो विधानसभा अध्यक्ष। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर हमारा है कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? तो देखिए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश और सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ये तीनों की जो है नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अर्थात उपयुक्त सभी ऑप्शन जो हमारा होगा वो सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला हमारा जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी, 1885 ईस्वी में।
अगला हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है कि अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन जो सी होगा हमारा वो सही हो जाएगा। 23 क्वेश्चन की बात किया जाए तो 23 जो क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था। तो देखिए जो निर्माण हुआ था वो 1885 में हुआ था, और वहीं बात किया जाए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी 1947 के बाद प्रथम विभाजन कब हुआ था कांग्रेस का, तो 1969 में 1969 में पहला विभाजन हुआ था। देखिए हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाने के चांसेस है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताता जाऊंगा, उसको आपको रट लेना है, ठीक है। अगला हमारा है कि राष्ट्रमंडल देशों का अध्यक्ष कौन रहता है, ठीक है। राष्ट्रमंडल जो देशों का अध्यक्ष कौन रहता है, तो ब्रिटेन की महारानी जो एलिजाबेथ थी वो। राष्ट्रमंडल यहाँ पे देख लीजिएगा, राष्ट्रमंडल देश पे यहाँ पे आपको विशेष फोकस करना है। तो राष्ट्रमंडल देश की यहाँ पे बात किया गया, अध्यक्ष के कुछ बारे में पूछा गया है, तो वो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ जो उसमें थी। 25 नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट इस सेक्शन का है कि राष्ट्रीय एकता के मार्ग में प्रमुख बाधक तत्व कौन सा है। तो देखिए सांप्रदायिकता जो होती है, जो सांप्रदायिकता दंगे फसाद होते हैं, वो राष्ट्रीय एकता के मार्ग में प्रमुख बाधक के रूप में है। जबकि राजनीतिक दलबंदी सही है, सामाजिक समानता भी सही है, एक हरी नागरिकता भी सही है, ठीक है। लेकिन जो राष्ट्रीय एकता के मार्ग में जो बाधक होता है वो सांप्रदायिक दंगे, ठीक है। देखते होंगे आए दिन आपके लिए दंगे होते रहते हैं, तो ये राष्ट्रीय एकता का एक बाधक के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। अगला सेक्शन जो हमारा है वो अगला सेक्शन हमारा अर्थशास्त्र के बारे में बात करेंगे। अर्थशास्त्र को समझने का प्रयास करेंगे। कुछ लोगों का जो फेवरेट होगा वो अर्थशास्त्र होंगे, तो अर्थशास्त्री वाले भी देखिए यहाँ पे जो बीए में अगर उनका हो जाता है तो वहाँ पे वो अर्थशास्त्र हो सकता है, इकोनॉमी सब्जेक्ट चूज करें, तो उसके हिसाब से यहाँ पे डिस्कशन करके देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन हमारा देखते हैं कि अर्थशास्त्र की कल्याण केंद्रित परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दी थी। तो अर्थशास्त्र की कल्याण केंद्रित परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दी थी, तो मार्शल ने जो है अर्थशास्त्र की कल्याण केंद्रित परिभाषा दी थी। अगला देखते हैं कि वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन था। तो मोस्ट बड़े क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है, तो जो एडम स्मिथ थे वो वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक थे, ठीक है। अगला हमारा है कि मांग के नियम का प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री ने किया था। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि मांग के नियम का प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री ने किया था। ये कुछ टर्म्स होते हैं, आपको वहाँ पे अगर हम अर्थशास्त्र यहाँ पे अगर हम डिस्कशन करेंगे तो उसको हम संक्षेप में देखेंगे कि मांग के नियम क्या होते हैं, उसको समझने का प्रयास भी करेंगे। यहाँ पे हालांकि हम छोटी जो चीज़ें हैं उसको पढ़ते चलते हैं साथ साथ में। देखिए मांग के नियम का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था, तो मांग के नियम का जो प्रतिपादन किया था वो मार्शल ने किया था। अगला हमारा कि विलासिता की वस्तुओं की मांग का मूल्य सापेक्षता क्या होती है। तो देखिए जो विलासिता मतलब क्या होता है कि देखिए एक तो हमारी होती है जरूरतों की चीज़ें, एक होती है विलासिता की चीज़ें, ठीक है। जैसे बड़े लोग होते हैं तो उनकी क्या होती है विलासिता में आप लोग देख सकते हैं कि जैसे 5 स्टार वाले होटल्स हो गए विलासिता, क्योंकि वो क्या होता है कि एक जीवन के एक स्तर से उठकर जो है वो विलासितापूर्ण जीवन का भोग कर रहे हैं। शराब हो गया, ठीक है। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो विलासिता की वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं। तो विलासिता की वस्तुओं की मांग का मूल्य सापेक्षता क्या होती है, तो ठीक होती है, एक से अधिक होती है। उसको भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे बस आप क्वेश्चन देख लीजिए, पैटर्न देख लीजिए। उपभोक्ता की बचत निम्नलिखित में से किसके लिए अधिकतम कही जा सकती है, ठीक है। तो उपभोक्ता की बचत निम्नलिखित में से किसके लिए अधिकतम कही जा सकती है, अनिवार्यताओं के लिए उपभोक्ता की बचत, ठीक है, अधिकतम कही जा सकती है। कोई भी वस्तु अथवा सेवा जो किसी भी स्तर पर उत्पादन कार्य में सहयोग देती है उत्पादन का साधन कहलाती है। यह कथन किसका है, कोई भी वस्तु अथवा सेवा जो किसी भी स्तर पर उत्पादन कार्य में सहयोग देती है उत्पादन का साधन कहलाती है। ये क्या ये किसका कथन है, तो ये जो कथन है ये है बेनहम का, ठीक है। तो ऑप्शन जो हमारा सी हो जाएगा वो सही है। अगला हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है। छठा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो छठा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कि एन एस्से ऑन दी प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशंस के लेखक कौन है, ठीक है। तो जो माल्थस थे उन्होंने एन एस्से ऑन दी प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशंस लिखी थी किताब, ठीक है। अगला हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर हम देखते हैं कि पूंजी के प्रयोग के बदले दिया जाने वाला पुरस्कार क्या है, ब्याज है, ठीक है। आप किसी को पूंजी देते हैं जो मूलधन होते हैं, तो उसके प्रयोग के बदले मान लीजिए मैं आपके मूलधन का प्रयोग कर रहा हूँ, मैं
आपसे कुछ पैसे मैंने उधार लिए, तो वही चीज़ें हैं जो पूंजी मतलब जो आप बैंक को देते हैं, इसके बाद उसका प्रयोग वो करता है दूसरे को, वहाँ पे दूसरे को क्या देता है, दूसरे को वो देता है ब्याज के रूप में, उनसे ज़्यादा ब्याज लेता है। तो आपको पैसों क्या कर रहा है, घुमा रहा है, मतलब आपके पैसों का प्रयोग कर रहा है, तो उसके पुरस्कार के रूप में जो होता है हमें ब्याज मिलता है। 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा है कि श्रम विभाजन से श्रमिकों को लाभ है, ठीक है, कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है, योग्यता अनुसार कार्य का मिल जाता है, उनका पारिश्रमिक में वृद्धि हो जाती है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी अगर श्रम का विभाजन कर देते हैं तो श्रमिकों को क्या क्या लाभ होता है, तो श्रमिकों को अगर हम जो श्रम विभाजन है कि वहाँ पे ये चीज़ें हैं, ठीक है, जो श्रम विभाजन अगर हम कर देते हैं तो श्रमिकों को कौन कौन से लाभ होते हैं, तो जो श्रमिकों को जो लाभ होता है वो कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है, उनके योग्यता अनुसार कार्य मिल जाता है, ठीक है। अब जैसे जिस प्रकार से अगर हम श्रम का विभाजन कर देंगे कि इसमें एक निश्चित कैटेगरी के लोग ही आएंगे, तो उसमें क्या होगा कि कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, लोग इंटरेस्ट के साथ में कार्य करेंगे। अब जो होगा अगर हम कार्य क्षमता का विभाजन करते हैं, श्रम विभाजन करते हैं, तो उनमें योग्यता के अनुसार क्या होगी, कार्य को मिलेगा, पारिश्रमिक में भी वृद्धि हो जाएगी। 10वां नंबर बात करते हैं। 10वां नंबर हमारा कि भारतीय रुपया क्या है। भारतीय रुपया जो है वो एक सांकेतिक सिक्का है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय रुपया क्या है, तो एक सांकेतिक सिक्का है। वहीं 12 नंबर बात करते हैं, माफ कीजिएगा, देखिए यहाँ पे हमने 10वां नंबर क्वेश्चन नहीं किया था। तो 10वां जो है, उद्यमी को अर्थव्यवस्था का संचालन शक्ति मानते हैं। उद्यमी को अर्थव्यवस्था की संचालन शक्ति मानते हैं। तो संचालन शक्ति क्यों मानते हैं, प्रोफेसर सुम्पीटर जो है वो उद्यमी को अर्थव्यवस्था की संचालन शक्ति मानते हैं। अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा साथ गलत कर दिया था, भारतीय रुपया क्या है, तो भारतीय जो रुपया है, ठीक है, जो भारतीय रुपया है वो प्रमाणिक एवं सांकेतिक दोनों है, ठीक है, प्रमाणिक भी है और एक सांकेतिक रूप में, दोनों रूप में विद्यमान है। वही 12 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, 12 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, 12 नंबर जो क्वेश्चन है, देखते हैं कि वस्तु विनिमय की आवश्यकता दशाएं क्या है, कि सरल एवं सीमित आवश्यकताएं होती है। जो वस्तु विनिमय की आवश्यकता दशाएं क्या है, सरल एवं सीमित आवश्यकताएं। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए 13 नंबर हमारा क्वेश्चन जो है वो है समय की दृष्टि से बाजार का वर्गीकरण है। समय की दृष्टि से बाजार को वर्गीकृत किसमें किया जाता है, तो दीर्घकालीन बाजार में। समय की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इन द पॉइंट ऑफ व्यू टाइम, तो समय की दृष्टि से बाजार का वर्गीकरण जो किया जाता है वो दीर्घकालीन बाजार के रूप में किया जाता है। अगला हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि 14 नंबर को हम देखते हैं यहाँ पे कि किस बाजार में औसत आगम व सीमांत आगम सदैव बराबर होता है। तो देखिए किस बाजार में औसत आगम और सीमांत आगम सदैव बराबर होता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो है वो औसत आगम एवं सीमांत आगम जो होता है वो सदैव बराबर होता है। वहीं 15 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। तो 15 नंबर जो क्वेश्चन हमारा है कि रिकार्डो के अनुसार वस्तु कीमत निर्धारण में क्या होता है, केवल पूर्ति पक्ष आवश्यक होता है। देखिए रिकार्डो के अनुसार वस्तु कीमत का जो निर्धारण होता है वो केवल पूर्ति पक्ष की आवश्यकता होती है इसमें, ठीक है, उसको हम देखेंगे, समझेंगे विस्तार से। एक बार आप लोग इसको देख लीजिए कि पैटर्न क्या है, उसको अगले वीडियो में हम इसको सविस्तार पूर्वक भी समझने का प्रयास भी करेंगे। अगला हमारा अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार का सबसे प्रमुख रूप क्या है। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार का सबसे प्रमुख रूप क्या है, तो जो 16 नंबर है वो है सी, अल्पाधिकार। मतलब अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार का सबसे प्रमुख रूप क्या है, अल्पाधिकार। वितरण में उद्यमी का हिस्सा प्राप्त होता है। वितरण में उद्यमी का जो हिस्सा होता है वो कब प्राप्त होता है, तो देखिए यहाँ पे कि सबसे बाद में जो वितरण होता है उद्यमी। अब यहाँ पे देखिए उद्यमी मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, तो बिजनेस मैंने स्टार्ट किया, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैंने उसमें क्या किया, शेयर बांटे। अब शेयर में अपने क्या करूंगा कि BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे मैं अपने क्या करूंगा, शेयर को यहाँ पे क्या करूंगा कि वहाँ पे मैं अपने एक शेयर का जो है एक प्राइस जो है वो डिसाइड करूंगा। इसके बाद मेरे शेयर जो है वो बिकेंगे। मान लीजिए बाय द वे मेरी कंपनी जो है वो डूब जाती है, क्या होती है, मेरी कंपनी जो है वो डूब जाती है, तो मेरे जितने भी हिस्से के जो पैसे हैं वो मैं सब अपने शेयरदारों को एक हिसाब से बांट दूंगा और लास्ट में जो बचेगा वो उद्यमी मतलब मैं खुद लूंगा, ठीक है। तो वही चीजें बताई गई है कि वितरण में उद्यमी का हिस्सा जो होता प्राप्त होता है वो सबसे अंत में प्राप्त होता है। 18 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो श्रम का वेतन मजदूरी है, या परिभाषा दी थी। श्रम का वेतन जो है वो मजदूरी है। श्रम का वेतन मजदूरी है। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो श्रम का जो वेतन होता है वो क्या है, मजदूरी है। ऑप्शन
ए बेनहम ने कहा था कि श्रम का वेतन जो होता है वो मजदूरी होता है। ऑप्शन ए जो हमारा सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं तो राष्ट्रीय आय का एक माप है। राष्ट्रीय आय एक माप है किसकी? ठीक है, देखिए जो राष्ट्रीय आय होती है वो किसकी माप होती है? 19 नंबर। राष्ट्रीय आय जो होती है वो देश के कुल उत्पादन यानी जीडीपी जिसको हम कहते हैं। तो राष्ट्रीय जो आय होती है सकल घरेलू उत्पाद एक होता है जीडीपी, एक होता है जीएनपी। ठीक है, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट। ठीक है, और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो जीएनपी होता है और एक जीडीपी होता है सकल घरेलू उत्पाद होता है। देखिए देश के कुल उत्पादों को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय है। देश में हम जितना भी प्रोडक्शन करेंगे उसी को हम राष्ट्रीय आय के रूप में यहाँ पे घोषित करेंगे। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 20 नंबर देखते हैं कि 20 नंबर हमारा क्या है कि भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी। 21 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं तो 21 नंबर हमारा जो है वो है निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक बैंक का प्राथमिक कार्य है? तो जमा प्राप्तकर्ता जो है वो व्यापारिक बैंक का प्राथमिक कार्य है कि जमा प्राप्त करना पहले है। ठीक है, पहले पैसे को क्या करना? इकट्ठा करना। व्यापारिक बैंक का यही काम है। तो 22 नंबर पहला ये प्राथमिक कार्य है, आपको इस बात को ध्यान रखना है। 22 नंबर क्या है? देखिए 22 नंबर भारत का प्रमुख निर्यात क्या है? भारत का प्रमुख आयात क्या होता है? आयात मतलब जब हम दूसरे देश से कोई चीज़ आयातित करते हैं, मतलब मंगवाते हैं। निर्यात मतलब क्या होता है? जब हम अपने देश से कोई वस्तु का चीज़ जो है, कोई वस्तु जो है दूसरे देश को भेजते हैं तो उसे हम निर्यात कहते हैं। तो भारत का प्रमुख निर्यात क्या है? भारत जो है वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो दूसरे देशों को बेचता है यानी भेजता है? तो 22 नंबर का जो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी सूती वस्तु यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं। ठीक है, यानी भेजते हैं दूसरे देश में, भेजते हैं। 23 नंबर क्या है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण क्षति का सामाजिक कारण नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का क्षति सामाजिक कारण नहीं है? आप शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो देखिए जनसंख्या, निर्धनता और परिवहन, ये तीनों जो है वो पर्यावरण क्षति का सामाजिक कारण है। क्योंकि सामाजिक यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, सामाजिक यहाँ पे बात की गई। सामाजिक जो है जनसंख्या, निर्धनता, परिवहन तीनों है, जबकि शहरीकरण ये पर्यावरण क्षति का सामाजिक कारण नहीं है। अगला हमारा है कि श्रेणी में बहुलक की आवृत्ति क्या होती है? तो श्रेणी में जो है वो बहुलक की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। 25 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि किस माध्य की गणना में श्रेणी का प्रत्येक मूल सम्मिलित नहीं होता है? 25 नंबर क्वेश्चन बात किया गया है। तो जो बहुलक होता है वो माध्य की गणना में श्रेणी का प्रत्येक मूल सम्मिलित नहीं होता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगला हम देखेंगे भूगोल को। भूगोल को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, भूगोल को जो 25 क्वेश्चन है यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन जो है डिस्कशन कर लिए हैं। ठीक है, सिर्फ आधे घंटे में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बालुका स्तूप किसके द्वारा बनती है? तो बालुका स्तूप जो होती है वो पवन के द्वारा बनती है। ठीक है, जैसे आप लोग देखे होंगे कि जो बालू होते हैं रेगिस्तानों में, तो उनको क्या करती हैं? अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण, ये 3 घटनाएं होती हैं। ठीक है, अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण क्या होता है उसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये पहाड़ हो गया, पहाड़ से जब कोई वायु टकराती है या फिर बर्फ ग्लेशियर टकराता है या फिर नदी का बहाव इस पे होता है, तो क्या होता है इसके छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं इससे टूट जाते हैं। तो पत्थर से जो है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स का टूटना ही अपक्षय कहलाता है। और यही छोटे छोटे टुकड़ों जब ग्लेशियर मतलब होता है बर्फ का जल, बर्फ की नदी को ही ग्लेशियर कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, बर्फ की नदी को ही ग्लेशियर कहते हैं। पहली बात क्या हो गई? ग्लेशियर, वर्षा या फिर नदी के माध्यम से जब ये पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स अपने स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं तब उन्हें क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इरोजन कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए ये जब छोटे छोटे जो पार्टिकल्स ले जाएंगे, एक जगह ऐसा आएगा जहां पर ये नदियां जो है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को छोड़ देंगी, तो वहां पर क्या हो जाएगा? डेल्टा का निर्माण हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। तो आई थिंक ये 3 प्रोसेस जो था आपको समझ में आ गया होगा, बताना थोड़ा जरूरी था। तो बालुका स्तूप किसके द्वारा बनते हैं? तो जो पवन होती है, पवनें जो होती हैं वो छोटे छोटे बालू के पार्टिकल्स को जो है वो क्या करती हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाती हैं और वहीं पे कलेक्ट कर देती हैं, जिसे हम बालिका स्तूप कहते हैं। उसको हम यहाँ पे एनसीईआरटी में कवरअप किया है। आप लोग 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी भी पढ़ लीजिएगा आफ्टर बीए का एग्जाम देने के बाद। मैं अभी रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है, क्या होता है कि इसमें आप जो छोटी छोटी चीज़ें आप पढ़ लेते हैं तो आपको जो कॉन्सेप्ट होता है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो आप जो क्वेश्चन बड़े बड़े हैंडल कर सकते हैं बड़े आराम से। तो बालिका स्तूप किसके द्वारा बनते हैं? पवन के द्वारा।
अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस क्षोभ मंडल में सबसे अधिक पाई जाती है। 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, बाकी 1% में आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड अन्य गैसें पाई जाती है। आपको पता भी होगा, ठीक है। तो आप चीज आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे नंबर पर क्या होती है, ऑक्सीजन पाई जाती है। देखिए नाइट्रोजन जो होता है वो पौधे की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होता है, जबकि ऑक्सीजन गैस जो होती है वो मनुष्य के सांस लेने के लिए और आग जलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये चीजें आपको समझनी है। अगला हमारा है कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है कि कपासी मेघों में वर्षा होती है अत्यधिक, ठीक है। जो कपासी मेघ होते हैं उनमें जो वर्षा होती है, मात्रा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। चिनुक पवनें कहाँ से चलती है, तो देखिए जो चिनुक पवनें होती हैं एनसीईआरटी में कवर अप किया गया है वो उत्तरी अमेरिकन से चलती हैं, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में चलती है चिनुक पवनें। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में वर्ष पर्यंत वर्षा होती रहती है। तो जो कि ये जो विषुवत रेखीय प्रदेश है वहाँ पर वर्ष भर यानी 365 दिन वर्षा होती रहती है। अगला हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है। छठे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो विश्व के किस सागरीय जल का तापमान कम रहता है। तो जो श्वेत सागर है, व्हाइट, ठीक है, जो व्हाइट ओशियंस है उसका जो तापमान होता है वो सबसे कम होता है। देखिए आपको पता होगा कि एक रेड सी होता है, ठीक है, एक व्हाइट सी होता है, एक येलो सी होता है, ठीक है, एक ब्लैक सी होता है। तो आपको ये चारों रिवर के बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि आपको जो है एशिया और यूरोप को अलग करने वाला कौन सा पहाड़ है। तो यूराल पर्वत जो है वो एशिया, यूराल जो पर्वत है एशिया और किसको, यूरोप को अलग करता है। जबकि अगर बात किया जाए कि एशिया और अफ्रीका को अलग करने वाला, यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाला कौन सा नदी है, तो स्वेज कैनाल जो स्वेज नहर है वो अलग करती है, ठीक है। तो आपको छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। और जैसे कि जो एशिया और यूरोप के मिले जुले रूप को, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे हम कंसेप्ट कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे ये यूरोप हो गया और यहाँ पे मान लीजिए कुछ जो है क्षेत्र जो है ये एशिया का है। तो इस क्षेत्र को जो मिला जुला रूप है इसको क्या कहेंगे, यूरेशिया कहेंगे, ठीक है। यूरेशिया, यूरोप से यू ले लिया, एशिया से रेशिया ले लिया, तो यूरेशिया कहेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि कोणधारी वनों में न पाया जाने वाला वन्य जीव क्या है। देखिए रेंडियर, कैरिबो और सफेद भालू ये तीनों जो है वो कोणधारी वनों में पाया जाता है, जबकि ऊंट यहाँ पे नहीं पाया जाता है। उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर वाला महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका। यहाँ पर बहुत से लोग जो है देखिए उच्च जन्म दर भी है, मतलब बहुत ज़्यादा पैदा भी होते हैं, और मरने का जो दर है वो भी बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मरने और उच्च जन्म दर भी है और यहाँ पे उच्च मृत्यु दर वाला भी महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि विकासशील देशों में जनाधिक्य, मतलब काफी जन लोग वहाँ पे, मतलब जनसंख्या अधिक है। तो विकासशील देशों में जनाधिक्य होने का मुख्य कारण क्या है कि जन्म दर की अपेक्षा कम मृत्यु दर, मतलब वहाँ पे पैदा तो बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन मृत्यु होती है बहुत कम लोगों की, जैसे भारत। अन्य की बात करते हैं क्लास जो 10वां नंबर क्वेश्चन है, हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रजाति के बाल ऊन जैसे होते हैं। तो नीग्रोइड जो होते हैं, नीग्रोइड जो प्रजाति होती है इसके बाल ऊन जैसे होते हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करने वाली जनजाति कौन सी है। तो नीलगिरी की जो पहाड़ियों पर निवास करती है जनजाति उसे हम टोडा जनजाति कहते हैं। क्या कहते हैं, जो नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करने वाली जनजाति होती है उसे हम टोडा जनजाति कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, टोडा जनजाति किसे कहते हैं, जो नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है जनजाति। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन है। तो यूक्रेन जो है वो निम्नलिखित में से सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन करने वाला देश है। 13वां नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में दुग्ध उत्पादन करने वाला देश का प्रथम स्थान कौन सा रखता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, जो यहाँ पे आपको भारत का जो है यहाँ पे बताना है, आपको थोड़ा सर्च करना है गूगल हिस्ट्री पर, ठीक है। तो आपको बताना है कि दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है। भारत और चाइना ये दो देश आपको बताने हैं। पहला बात किया जाए तो यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे अमेरिका का जो है स्थान दिया गया है, भारत यहाँ पे ऑप्शन में भी नहीं है। तो इस हिसाब से संयुक्त राज्य अमेरिका जो विश्व का दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान कौन रखता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका रखता है। निम्नलिखित में से खाद्य फसल नहीं है। देखिए चावल, गेहूं और बाजरा ये तीनों खाद्य फसल है, जबकि कपास खाद्य फसल नहीं होते। आपको पता होगा इससे जो होता है सूत काटते हैं, सूत निकालते हैं, तो खाद्य फसल नहीं, खाने योग्य फसल नहीं है। मानचेस्टर, भारत का मानचेस्टर किसको कहा जाता है आपको बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। मानचेस्टर यानी मैनचेस्टर किस उद्योग से संबंधित है, सूती वस्त्र, यानी सूती वस्त्र का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
वहीं हम बात करें अगले नंबर 16वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यातायात के साधनों में सबसे सस्ता साधन कौन सा है? तो जल यातायात। अगर आप जल के माध्यम से भारत से अफ्रीका जाते हैं और वहीं दूसरे माध्यम की अगर बात किया जाए कि आप हवाई जहाज से जाते हैं तो आपको डिफरेंस जो है वो दूना तिगुना यहाँ पे आपको डिफरेंस पता चलेगा। इसलिए बताया जाता है कि यातायात के साधनों में जल यातायात जो होता है वो सबसे अधिक सस्ता साधन है। ठीक है, इसलिए जो कच्चे तेल होते हैं, जो ऑयल होता है, जो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं वो किसके माध्यम से? जल के माध्यम से ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बचत होती है। अगर हम ऑयल ट्रांसपोर्टेशन अगर हम जहाज़ों के माध्यम से करेंगे तो वहाँ पर पैसों की जो खपत है, ठीक है, हालांकि समय तो कम लगेगा लेकिन पैसों की खपत बहुत ज़्यादा होगी, इस वजह से कहा गया है। सुएज नहर में सबसे अधिक लाभान्वित होने वाला देश कौन सा है? तो ग्रेट ब्रिटेन जो है वो सुएज नहर से अधिक लाभान्वित होने वाला देश है। अगला हमारा सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल जो है स्थित है। आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, आपको कमेंट बॉक्स में इसको बताना है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से विकासशील देशों की विशेषता दर्शाती है? कृषि पर अत्यधिक निर्भरता जो होती है वो विकासशील देशों की विशेषता दर्शाती है। जैसे कि आपको पता भी होगा कि भारत एक हमारा कृषि प्रधान देश है। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीजें पता होंगी। अगला नंबर है कि सिंघल द्वीप किसे कहा जाता है? सिंघल द्वीप जो होता है वो श्रीलंका को सिंघल द्वीप कहा जाता है। 21 नंबर है कि विश्व की सर्वाधिक लौंग उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तंजानिया जो है वो विश्व की सर्वाधिक लौंग उत्पादन करने वाला देश है। अगला नंबर 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ियां कौन सी है? वो पालनी पहाड़ियां कहलाती है, जो हमारे भारत की, मान लीजिए ये हमारा क्या है? ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। तो इन दोनों को जोड़ने वाली जो इन दोनों क्षेत्रों को जो इन दोनों घाटों को जोड़ने वाली जो पहाड़ियां होती है उसे पालनी पहाड़ियां कहती है। और ऐसी कौन सी पहाड़ी है जो उत्तरी घाट को, माफ कीजिएगा, जो पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से जोड़ती है? आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है। जितने भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जो पूर्वी घाट को उत्तरी घाट से जो पहाड़ी जोड़ती है उसका नाम क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में सभी बताना है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं सभी का अप्रिशिएट करूं, अगले वीडियो में उनका नाम भी लूं। ठीक है, तो मुझे भी खुशी होती है कि आप लोग जो है ओपन माइंड के साथ, यहाँ पे माइंडसेट के साथ में पढ़ रहे हैं। बीच बीच में क्वेश्चन इसलिए मैं पूछता रहता हूँ। अगला नंबर 23वां नंबर क्वेश्चन है कि नवीन जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो नवीन जलोढ़ मृदा को खादर नाम से जाना जाता है। अगला हमारा 24 नंबर है कि रिहंद बांध परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो रिहंद बांध परियोजना जो है वो उत्तर प्रदेश में है। आपको बताना किस नदी पर स्थित है। ठीक है, रिहंद बांध परियोजना जो है वो भारत के किस नदी पर स्थित है, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ये किससे संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश संबंधित है। भारत में किस राज्य में जन्म दर सबसे कम है? सबसे कम किस में है? केरल में जन्म दर बहुत कम है, यानी यहाँ पे जो बच्चे बहुत ज़्यादा कम पैदा होते हैं। अब यहाँ पे हम अगर पूछा जाए कि जन्म दर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है तो केरल का हटाकर उत्तर प्रदेश लिख देंगे, तो आपको कमेंट बॉक्स में उसका भी आंसर बताना है। आई थिंक आपको जरूर ये आप लोग जितने भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं जरूर इसका आंसर जरूर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए 25 नंबर हमने भूगोल के देख लिए हैं। 25 क्वेश्चन हमने भूगोल के देख लिए हैं। 25 क्वेश्चन हमने जो है इससे पहले जो हमने देखे थे 75 क्वेश्चन हमने भूगोल देखे। 25 क्वेश्चन भूगोल के, अर्थशास्त्र के और नागरिक शास्त्र के। तो ये 3 क्वेश्चन हमने जो है वो देख लिया है। अब जो हमारा अगला होगा वो हमारा इतिहास होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इतिहास से समझने का प्रयास करेंगे। तो इतिहास में 25 क्वेश्चन यानी हमारे 100 क्वेश्चन टोटल हो जाएंगे। हालांकि हमें 75 क्वेश्चन ही करने हैं, लेकिन हो सकता है कि अलग अलग एक्सट्रीम वाले होंगे। तो 3 सब्जेक्ट में आपको जो भी चुनना होगा तो आप उसके हिसाब से जो है वीडियो को बढ़ा करके, या फिर मैं तो एडवाइस यही करूंगा कि आप लोग एक लाइन से देखिए। इससे क्या होगा कि जो इसमें आप सामान्य जागरूकता में भी आपका जो क्वेश्चन जो आते हैं उसको भी सॉल्व करने में आपकी आसानी होगी, क्योंकि यही जो है क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा के सामान्य जागरूकता में भी पूछ लिए जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा। अगला नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? वेद, ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? आपको कमेंट बॉक्स में इसको नाम बताना है। ज्ञान, वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो ज्ञान होता है, नॉलेज होता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। कच्ची ईंटों के भवन हड़प्पा काल में कहाँ बने थे? कालीबंगा में कच्ची ईंटों के भवन हड़प्पा काल में कालीबंगा में बने थे। ठीक है, तो जो कालीबंगा में जो बने थे वो कच्ची ईंटों के भवन हड़प्पा काल में बने थे। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई जो थी वो कुल अथवा परिवार थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट क्वेश्चन किया गया है। अगला हमारा है कि चौथा नंबर कि गौतम बुद्ध को कितने वर्ष की अवस्था में निर्वाण प्राप्त हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी मर गए थे। ठीक है, यहाँ पे मृत्यु हो गई थी, यहाँ पे यह शब्द उपयुक्त जो होगा कि गौतम बुद्ध को कितने वर्ष में अवस्था में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो गौतम बुद्ध से संबंधित जो है हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि 64वें तीर्थकर कौन थे? ठीक है, इस प्रकार से।
तो उसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार क्वेश्चन को, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो उसको आप लोगों को एक बार देख लेना है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कश्मीर या कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अगला हमारा कि महावीर स्वामी के निर्वाण प्राप्ति की तिथि क्या है? 468 ईसा पूर्व। ये 2018 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था कि महावीर स्वामी का निर्वाण यानी मृत्यु कब हुई थी? तो 468 ईसा पूर्व में हुई थी निर्वाण की प्राप्ति। मौर्य राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है तो विष्णु पुराण से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया 2017, 2015, 2014 के पेपर में कि मौर्य राजवंश के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? तो विष्णु पुराण से मौर्य राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। 8वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि पाटलिपुत्र किस महान जनपद का राजधानी थी? तो देखिए पाटलिपुत्र मगध की जनपद थी, मगध की राजधानी थी। ठीक है, मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। आपको रट लेना है ये चीजें। रुद्रदामन किस धर्म के अनुयायी थे? तो रुद्रदामन वैदिक धर्म के अनुयायी थे। अगला हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है कि मिहिर भोज किस राजदूत वंश से संबंधित था? तो मिहिर भोज प्रतिहार वंश से संबंधित थे। अगला हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिकोणात्मक संघर्ष में किस राजवंश को अंतिम रूप से सफलता मिली थी? तो त्रिकोणात्मक यानी आपको पता होगा, ठीक है। अब आपको बताना है कि त्रिकोणात्मक संघर्ष में कौन कौन से राजवंश शामिल थे। इसमें तीन ओर से 3 राजवंश शामिल थे, आपको तीनों राजवंश को बताना है, ठीक है। तो गुर्जर प्रतिहार हालांकि यहाँ पे जीत गए थे, तो त्रिकोणात्मक संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार राजवंश को अंतिम रूप से सफलता या विजय मिली थी। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कौन था? तो यहाँ पे देखें पूछा गया कि दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कौन था? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। अगर पूछा जाए कि महिला शासक कौन थी, पहली मुसलमान महिला शासक कौन थी, तो इसकी बेटी कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी, उसका नाम क्या था वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। हालांकि मैं थोड़ा सा यहाँ पे भूल रहा हूँ, इस वजह से मैं कमेंट बॉक्स में इसलिए मैंने कहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो पुत्री थी वो कौन थी? रजिया सुल्तान। एक बार थोड़ा सा उसको आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है। दिल्ली की जो प्रथम महिला सुल्तान जो थी वो कौन थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री का नाम क्या था? इल्तुतमिश पुत्री का नाम क्या था? अगला हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है कि बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पानीपत का अगर बात किया जाए बाबर, तो देखिए यहाँ पे देखिए हमने देखा था कि देखिए हमने याद भी किया था कि बाबर आया 26 में, ठीक है। पानी पिया, चना चबाया, खाना खाया, घर घर को चला गया, ठीक है। घाघरा का युद्ध इस प्रकार से, और चंदेरी का युद्ध, ठीक है। पानीपत का युद्ध, आपको ये तीनों बताने हैं। बाबर के द्वारा लड़े गए थे। बाबर आया, क्या हुआ? बाबर आया, चना चबाया, खाना खाया, खानवा का युद्ध लड़ा, इसके बाद घर चला गया, घाघरा का युद्ध, ठीक है। इस प्रकार हमने रटा भी है, आपको पता भी होगा, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। 1526, 1527, 1528 इस प्रकार से थे। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय जो था वो मुगल वंश का अंतिम शासक था। मराठा साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी? तो मराठा साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी वो ग्राम थी। आई थिंक आपको ये चीजें पता होंगी। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो चर्बी युक्त कारतूस, जो बताया गया था कि मुंह से जो है उसको कारतूस को निकालने के लिए, इस वजह से जो है सैनिक विद्रोह माना जाता है इसको, ठीक है। सैनिक विद्रोह कुछ लोग इसको कहते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट कब पारित किया गया था? 1892 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके बीच में हुआ था, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें यह भी पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, ठीक है। तो महात्मा गांधी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन तिथि क्या है? वो नवंबर 1930 है। तो ये 19 नंबर क्वेश्चन हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखिए हमारा जो 20 नंबर का क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई में हुई थी। 1886 में प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सामान्य जागरूकता में ये क्वेश्चन रिपीट करके क्वेश्चन पूछा गया है कि 1886 में प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था? तो कलकत्ता के अधिवेशन में जो है 1886 में
कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम गीत गाया गया था। वह स्थान जहां 1923 ईस्वी में स्वराज दल की स्थापना हुई थी, इलाहाबाद में 1923 में, सन 1923 में स्वराज दल की स्थापना हुई थी। वह नेता जिसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी, गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू किया गया था? तो 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया गया था। अगला हमारा है तर्कशास्त्र। तो देखिए हम यहाँ पे तर्कशास्त्र और जो है संस्कृत को यहाँ पे हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत कम ही जो स्टूडेंट है भरे होंगे। अगर भरे होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं अगले वीडियो में इसको भी इंक्लूड कर लूँगा, प्लस में कर लूँगा। तो क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा ना हो जाए, आप लोग बोरिंग ना फील करें, इस वजह से मैं इसको यहीं पर स्किप करना कोशिश करूँगा। सो अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो या फिर इसके PDF चाहिए हो तो आप हमसे व्हाट्सअप पे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर जो आपको बताया था 639363921344, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सअप से है। तो आपको इस रिलेटेड यहाँ पे आपको मिल जाएगा PDF फाइल। अगर आप व्हाट्सएप पे नहीं जुड़ना चाहते हैं तो ठीक है, आप स्मार्ट स्टडी पॉइंट जो है वो टेलीग्राम पे जो है आप लोग डायरेक्टली वहाँ से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे भी आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहाँ पे बस आपको मैसेज करना है, ठीक है। स्पेस देखिए बीच बीच में स्मार्ट स्टडी पॉइंट, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो कीप लर्निंग, कीप स्टे विद अस, थैंक यू सो मच।